देखिए, तो आज की क्लास हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री के कुछ बेसिक्स चीज़ें हैं जो उनको पढ़ेंगे हम, जैसे कि एलिमेंट हो गया हमारा, यानी कि तत्व जो हमारे होते हैं, और उन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, परमाणु भार क्या होते हैं, और इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं। और जब ये सब हम देख लेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। और हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया, अगर तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ गया तो हम किसी भी तत्व का देख सकते हैं कि वो कौन से देखिए, एक होती हमारी पीरियोडिक टेबल ना, पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी। तो आवर्त सारणी में कौन सा तत्व किस आवर्त में है, किस ब्लॉक में है, ये सब हम उसको आसानी से जान सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के माध्यम से। तो सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा किसी तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक परमाणु क्रमांक होता है क्या होता है, उनके सिंबल्स क्या होते हैं, उनमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये कहते हैं कि केमिस्ट्री की रूट होती है, ठीक है ना। जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो केमिस्ट्री की रूट होती है, यानी कि जड़ होती है। तो देखिए उसको, जैसे हम कुछ पहले कुछ चीज़ें हैं जिनको हम पहले जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें हैं। जैसे कि आप लोगों ने एलिमेंट पढ़ रखा होगा ना, एलिमेंट पढ़ रखा होगा आप लोगों ने। जैसे हमारे तत्व होते हैं, अभी जो ज्ञात हमारे एलिमेंट्स हैं टोटल वो 118 तत्व है ना। जो अभी खोजे गए तत्वों की संख्या है वो हमारी कितनी टोटल 118 है, ठीक है, 118 है। तो 118 तत्वों को हमको पढ़ना नहीं है, कुछ चीज़ें हमको देखनी है, और इन सभी तत्वों को एक आवर्त सारणी में रखा गया है। तो कौन सा तत्व कहाँ पे किस आवर्त में है, किस ब्लॉक में है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो देखिए जैसे आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक्स होते हैं, एस, पी, डी और एफ। ये 4 ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है ना। ये चारों क्या होते हैं, ब्लॉक्स होते हैं। तो एस ब्लॉक में क्या होता है, पी ब्लॉक में क्या होता है, डी ब्लॉक में क्या होता है और एफ ब्लॉक में क्या होता है, इसको हम देखते हैं। पहले जैसे एस ब्लॉक में पहला तत्व हाइड्रोजन है। एस ब्लॉक में फर्स्ट एलिमेंट क्या रखा गया है, हाइड्रोजन। लेकिन इसको मान्यता नहीं मिली कि हाँ कि ये यही इसी में रहेगा, क्योंकि ये क्या है, इसको एक प्रकार से कहते हैं आवारा तत्व, क्योंकि इसके पास क्या है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक देखिए इसका जो परमाणु क्रमांक होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉनिक संख्या 1 होती है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये जो है स्थायी नहीं होता है। तो कभी ये एस ब्लॉक में तो कहीं और पहुंच जाता है ये। तो पहले देखते हैं इसमें क्या चीज़ें हैं। जैसे आवर्त सारणी का पहला तत्व हमारा है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो प्रतीक चिन्ह होता है वो H होता है। किसी भी तत्व को लिखने के लिए, उसका संकेत मतलब लिखने के लिए, उसको दिखाने के लिए उसका फर्स्ट लेटर हमेशा लिखा जाता है, और वो भी कैपिटल लेटर में। हाइड्रोजन का हमेशा H लिखा जाएगा। हाइड्रोजन का पहला लेटर क्या है, इसमें H है, तो इसका फर्स्ट सिंबल क्या है, फर्स्ट लेटर क्या है, H है। तो हाइड्रोजन को डिनोट करने के लिए उसका हम फर्स्ट लेटर लेते हैं H है, इसको H से डिनोट करते हैं, मतलब इसको H से संकेतित करते हैं, दिखाते हैं कि ये क्या है, हमारा हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, और इसके साथ में देखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं। देखिए परमाणु भार का मतलब होता है, जैसे किसी वस्तु के ऊपर कोई वस्तु रख दी जाए तो उसे भार महसूस होता है ना। किसी वस्तु के ऊपर या हमारे सिर के ऊपर कुछ रख दिया जाए तो हमें क्या होता है, भार महसूस होता है ना। उसी प्रकार से हमने हाइड्रोजन के ऊपर लिख दिया 1, तो ये हाइड्रोजन 1 क्या है, हाइड्रोजन का भार है, और यहाँ पर होता है परमाणु क्रमांक, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक होता है और ये होता है परमाणु भार। इसे कहते हैं एटॉमिक वेट, एटॉमिक नंबर, ठीक है। सबके लिए यूजफुल है, सही से देखिएगा। तत्वों के बारे में पढ़िए और उनके इलेक्ट्रॉनिक उनके हाइड्रोजन कितने उनमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने होते हैं, ये सब जानेंगे हम। तो हाइड्रोजन को हमने देखा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1, परमाणु क्रमांक 1, इसे कहते हैं परमाणु भार। परमाणु भार इंग्लिश में कहते हैं इसको एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, WHEIGHT, एटॉमिक वेट। और ये होता है हमारा परमाणु क्रमांक, परमाणु
क्रमांक, इसे कहते हैं इंग्लिश में एटॉमिक नंबर, एटॉमिक NUMBER, ठीक है, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट। देखिए किसी भी तत्व का जो नंबर होता है कि कौन से क्रमांक पे आ रहा है उसी को हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और उस पर जितना भार लिखा होता है वही उसका होता है परमाणु भार। जैसे हाइड्रोजन के ऊपर हमने लिख दिया 1, इसका परमाणु भार कितना हुआ 1 हुआ, और इसका परमाणु क्रमांक कितना हुआ 1 हुआ ना। देखिए पहले नंबर पे ये आता है इसलिए इसका परमाणु क्रमांक क्या है, जो जितने नंबर पे आएगा वही उसका परमाणु क्रमांक होगा। जो भी परमाणु होते हैं हमारे जितने नंबर पे आएगा वही उसका क्या होता है परमाणु क्रमांक होता है। अब हमने देखा कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है और परमाणु क्रमांक क्या होता है, ये देखा हमने। अब देखते हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने प्रोटॉन होते हैं। देखिए किसी भी तत्व का या किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वही हमारा क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। अगर आपसे पूछा जाए, ठीक से बैठो महक, अगर आपसे पूछा जाए कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो क्या बताएंगे आप, 1 है। यानी कि किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। और यही हमारा होता है प्रोटॉन, यही क्या होता है प्रोटॉन। परमाणु क्रमांक की हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, परमाणु क्रमांक की हमारा क्या होता है प्रोटॉन होता है, ठीक है। और एक होता है न्यूट्रॉन। अगर पूछे हम इसमें कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन हैं, इसमें हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन हैं तो क्या बताएंगे आप लोग। देखिए परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमेशा परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं। जैसे 1 में से 1 अगर घटाएं तो कितना बचेगा 0। तो ये बताओ न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी इसमें 0 है। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये सब कहाँ से आ रहा है ना, ये तो समझ में आएगा आपको कि हाँ ये क्या होता है हाइड्रोजन होता है, जो कि हमारी आवर्त सारणी का पहला तत्व होता है। आवर्त सारणी में पहला तत्व क्या होता है हाइड्रोजन होता है। लेकिन आप लोग ये नहीं समझ पाएंगे कि ये इलेक्ट्रॉन क्या है, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन क्या है ना, ये कहाँ से आया, जानते हैं आप लोग, नहीं जानते ना। देखिए जैसे भी यहाँ हमारा क्या है हाइड्रोजन है, तो यह एक क्या है परमाणु है। परमाणु में क्या होता है नाभिक होता है, परमाणु में क्या होते हैं नाभिक होता है। और नाभिक में ही क्या होते हैं हमारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, किसी भी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। ये हाइड्रोजन परमाणु है, इसके नाभिक में न्यूट्रॉन है और क्या है प्रोटॉन है। तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन कहाँ होंगे, इसके नाभिक में होंगे। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो इलेक्ट्रॉन होता है वो नाभिक के बाहर चारों ओर चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के केंद्र में स्थित होते हैं, ठीक है, सॉरी परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं, केंद्र में होते हैं। जैसे ये इलेक्ट्रॉन हुआ ना, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, ये नाभिक है और नाभिक के बाहर क्या है कक्षाएं हैं। नाभिक के बाहर क्या होती हैं कक्षाएं होती हैं, और इन्हीं कक्षाओं में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाने का रीज़न क्या होता है, इनमें लगा होता है नाभिकीय बल। ये प्रोटॉन है और ये इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से बल लगाता है और प्रोटॉन क्या होता है अपनी तरफ से बल लगाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन क्या होता है हमारा, नाभिक के अंदर जो प्रोटॉन होता है ये पॉजिटिव होता है, और नाभिक के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं निगेटिव होते हैं, ठीक है। तो ये आपस में क्या करते हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है इनमें एक नाभिकीय बल होता है जो एक दूसरे की ओर बांधे रखते हैं, ठीक है, जिससे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या होता है किसी और कक्षा में नहीं घूमने पाता है, ठीक है। तो क्या होता है इसी नाभिक के चारों ओर घूमता रहता है। तो हमने बताया कि किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या होते हैं, प्रोटॉन क्या होते हैं और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। और ये भी बताया कि ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। किसी भी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका इलेक्ट्रॉन होता है, वही इसका प्रोटॉन होता है। और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात करने के लिए परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं, ठीक है। तो पहला तो तुम्हारा क्या था हाइड्रोजन था। और जैसे हमने पढ़ा इसके बारे में, अगर ले लें हम क्या सोडियम, Na सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11।
सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है, और इसका परमाणु भार होता है 23 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है ना। जबकि हम क्या लेते हैं? 23 को ही पढ़ते हैं, ठीक है। बोली नहीं। अगर हम पूछे इसमें सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और कितने न्यूट्रॉन है, तो आप लोग बता सकते हो ना। देखिए, अगर ये समझ में आ जाएगी चीज़ें तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आसानी से आ जाएगा, ठीक है। अभी हम बताएंगे कितने कक्षाएं होती हैं, नाभिक के बाहर कितनी कक्षाएं होती हैं, और एक कक्षा में मतलब कि 1 बाय 1 करके कितनी कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। हम मेनली 4 कक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं, KLMN 4 कक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। तो इन्हीं चारों कक्षाओं में KLM में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। पहले देखते हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, प्रोटॉन कितने हैं, यही पहले हम जानेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सोडियम हुआ। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है ना। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 हुआ। और हम इसमें अगर आपसे पूछें कि सोडियम में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो अभी हमने बताया था किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है वही उसका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है ना। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें? 11 होंगे ना। और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं इसमें? 11 होते हैं। और अगर आपसे हम पूछें कि इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो अगर पूछे कि सोडियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, तो क्या करेंगे आप? पहले आप क्या करेंगे कि परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटाएंगे, तब हमको क्या मिलेगा? न्यूट्रॉन की संख्या। 23 में से 11 घटाने पर क्या आएगा? 12। तो सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। सोडियम में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 हैं, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 12 हैं। तो इस तरीके से जितने भी तत्व होते हैं हमारे, आप मैक्सिमम क्या करिए? 1 to 40, 1 से लेकर के 40 तक तत्वों को लिखिएगा और उनमें देखिएगा कि उसका परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु भार क्या है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, ठीक है। अभी एक चीज़ और देखिएगा आप लोग, जैसे हमने बताया कि जो परमाणु होते हैं हमारे, इन परमाणुओं का अपना नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के बाहर कक्षाएं होती हैं और उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये जानिएगा, जो नाभिक के अंदर 2 तत्व होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उसमें प्रोटॉन हमारा पॉजिटिव होता है। प्रोटॉन पर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव, धनात्मक चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नथिंग होता है, मतलब इसमें कोई भी चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है? उदासीन होता है। न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं पाया जाता है, यह उदासीन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हुई, इलेक्ट्रॉन पढ़ा हमने, प्रोटॉन पढ़ा, न्यूट्रॉन पढ़ा, और इनमें चार्ज कैसा होता है, कितना होता है, ये हमने देखा, ठीक है। तो किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना होगा तो हमको इस तरीके से हम ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आई? इस तरीके से बनाइए आप लोग अपने नोट्स पे। देखिए, शांत रहिए। अभी हम लोगों ने देखा कि किसी परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, ये हमने देखा। तो इसी तरीके से आप लोग किसी भी तत्व का देख सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है और उसमें कितने न्यूट्रॉन होते हैं। ये कौन सा तत्व है हमारा? मैग्नीशियम है, ठीक है। ये तत्व का नाम क्या होता है? मैग्नीशियम है। और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है क्या होता है? 12 होता है। और एटॉमिक वेट 24, ठीक है ना। अब ये बताओ, अगर आपसे कोई पूछे, बोलो नहीं, अगर हम आपसे पूछे इसमें कि बताओ इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 12। अगर इसमें पूछे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 12 हैं। और अगर आपसे पूछे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 12 हैं। बोले नहीं ये लड़के। देखिए, ये 12 आया कहाँ से? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, हमने बताया कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? उसके परमाणु भार से परमाणु क्रमांक को घटाते हैं। 24 में से घटाएंगे 12 तो कितना बचेगा? 12। तो अब आप ये लोग कर सकते हैं ना। तो आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, हाइड्रोजन से लेकर के आप लोग जिंक तक क्या करेंगे? जिंक तक तत्वों को लिखेंगे और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं, आप लोग उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक है।
अब हम देखते हैं कि जो हमारे परमाणु होते हैं, इसका नाभिक क्या होता है हमने देख लिया, और नाभिक की और कक्षाएं होती हैं। तो मेनली हम 4 कक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम। देखिए, जैसे कोई परमाणु है, एलिमेंट है, जैसे कोई तत्व है, मैग्नीशियम मान लेते हैं, तो मैग्नीशियम में क्या होता है, या जितने भी हमारे तत्व होते हैं उन सब में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है ना, नाभिक होता है। और जस्ट थोड़ी देर पहले हमने बताया कि इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और इसके चारों ओर कक्षाएं होती हैं। ठीक है, ऑर्बिट्स होते हैं। तो हम क्या करते हैं, मेनली हम 4 कक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। पहली कक्षा होती है हमारी के, दूसरी एल, तीसरी एम और एन, के, एल, एम और एन, ये 4 कक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इन चारों कक्षाओं में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं उसको हम देखेंगे। और जैसे कि पहली कक्षा क्या है हमारी, के, इसका नंबर कितना है, 1 है, पहले नंबर पर आता है ना ये, और एल दूसरे पर आता है, एम तीसरे पर आता है, और एन चौथी कक्षा है ना, एन क्या है, चौथी कक्षा है। अगर आपसे पूछे कोई, ये जो परमाणु का नाभिक होता है, या परमाणु के जो नाभिक होता है इसके बाहर जो कक्षाएं होती हैं, इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताएंगे, 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, किसी भी परमाणु के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो 2n स्क्वायर होती है। ठीक है, 2n स्क्वायर होती है। 2n स्क्वायर फार्मूला हम यूज़ करते हैं इन सब के लिए। अगर हम पूछें आपसे कि के वाली कक्षा में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो आप क्या बताएंगे, 2 बताएंगे। कैसे, इसी फार्मूले को यूज़ करते हैं हम। ठीक है ना, 2n स्क्वायर। अब इसमें लिखिएगा, देखिए आप इसको लिखने में भूल जाएंगे आप, कि किसी परमाणु के बाहर जो कक्षाएं होती हैं उसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2n स्क्वायर फार्मूले का यूज करते हैं। लिखिए, अपनी कॉपी में लिख लेना इसको बाद में। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n स्क्वायर होती है। 2n स्क्वायर होती है। किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 2n स्क्वायर होती है। 2n स्क्वायर होती है जहां n बराबर नंबर ऑफ कक्षा, नंबर ऑफ सेल होती है। ठीक है ना, ये कक्षों की संख्या होती है, जहां n क्या होता है, कक्षों की संख्या होती है। 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 जैसे हमने कहा कि जहां n क्या है, ये कक्षों की संख्या होती है। जैसे k वाली कक्षा है ना, तो k वाली कक्षा कौन से नंबर पे आती है, पहली पर आती है ना, तो हम इसमें n का मान क्या लेंगे, 1 लेंगे। ठीक है, और l के लिए n का मान 2 लेंगे, m के लिए n का मान 3 और n के लिए n का मान 4 लेते हैं। तो इस तरीके से हम किसी भी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करते हैं 2n स्क्वायर से। क्या हुआ, कोई डाउट हो तो बताइए। जैसे अब इसी को देखते हुए, इसी डिफिनेशन को देखते हुए क्या करेंगे, इसको हम प्रूफ करेंगे कि हाँ ये सही है कि नहीं सही है। देखिए 2n स्क्वायर को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, देखें कि k वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। देखिए एक काम करिएगा, एक ऐसे टेबल बनाइएगा, लिखिएगा इसमें 1 2 3 4, ये k कक्षा है और ये l कक्षा है और ये m और यहाँ पर n कक्षा है। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि k वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आप फार्मूला यूज़ करिएगा 2n स्क्वायर। ठीक है, 2n स्क्वायर का यूज़ करेंगे हम। और k का जो स्थानीय मान होता है क्या होता है, 1, l का 2, m का
3 और n का 4 हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसी पे मान रखिएगा, 2 इंटू 1 का स्क्वायर करिएगा, 2 इंटू, बोलिए नहीं, 1 का स्क्वायर करिएगा, 2 इंटू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 ही होता है। अगर आपसे पूछे कि के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग, 2 होते हैं। अगर यल में पूछे तो यल में भी यही फार्मूला यूज़ करेंगे हम, 2 इंटू एन का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे, 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, और ये 2 4 जा 8। तो यल वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 8 होते हैं, बोली नहीं। अब एम वाली कक्षा में पूछे आपसे, बोले नहीं लड़के, देखिए 2n स्क्वायर यूज करेंगे फॉर्मूला, 2 इंटू एन का मान 3 लेंगे इसमें, ठीक है। 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है ना, 9 होता है, 9 दूना 18। एम वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 18 होते हैं। और इसके बाद एन वाली में देखिएगा, 2n स्क्वायर यूज करिए, 2 इंटू एन का मान कितना लेंगे हम, 4, ठीक है। 2 इंटू 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 दूना 32, 16 दूना 32। तो इस प्रकार से हमने देखा कि KLMN में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ये इनके क्रमांक है। के वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं, एल वाली में अधिकतम 8, एम वाली में 18, और एन वाली में अधिकतम 32, ठीक है। तो ये अभी एक ये समझ में आया ना। तो ये हमने देखा कि किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन कितने होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है, और इस नाभिक की 4 कक्षाएं होती हैं, और इन चारों कक्षाओं को हमने पढ़ा। देखिए नाभिक के बाहर क्या होती हैं, कक्षाएं होती हैं, और इन कक्षाओं में मेनली क्या पढ़ते हैं, KLMN, ठीक है ना। और इन चारों कक्षाओं में हमने देखा कि किसी कक्षा में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देख लिया। अब इसी के आधार पर हम देखते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे होता है। जैसे पहला तत्व तुम्हारा क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में से होता है इलेक्ट्रॉनों का। इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, परमाणु क्रमांक का होता है। परमाणु क्रमांक हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मतलब इलेक्ट्रॉनों को बिखेरना होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन होते क्या हैं, परमाणु क्रमांक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, और इसी का विन्यास करना क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो एक बोरबरी साइंटिस्ट थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक नियम दिया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए एक नियम दिया था। उन्होंने कहा था कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में यदि 2, 8, 18 और 32 इलेक्ट्रॉन हमको अगर देखने को मिलते हैं, तो वे तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। अगर किसी तत्व के बाह्यतम कक्षा में 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन दिखेंगे हमको, तो वे तत्व क्या होते हैं, स्थायी होते हैं। और अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो उनको स्थायी बनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से तत्वों को स्थायी बनाते हैं, ठीक है। और ये सब बात हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। जैसे अब इसी के बेस पर बोरबरी के नियम के अनुसार पढ़ेंगे हम, 2, 8, 18, 32 के नियम पर इस तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। इस इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 1 होते हैं। अब इसका अगर विन्यास करें तो क्या होगा, 1 ही में टूटेगा। जबकि पहली वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2 होते हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 ही है। तो ये 1 में ही टूटेगा, ठीक है ना। तो ये बताओ, अगर हाइड्रोजन का अगर हम परमाणु संरचना बताएं, परमाणु संरचना अगर इसका बनाना चाहें तो क्या बनेगा। ये हाइड्रोजन का क्या है, नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, और इसके बाहर कितनी कक्षा बन रही है, 1 कक्षा बन रही है, और इसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 है। तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिखा देंगे इसको हम, ठीक है ना। इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये हुआ हाइड्रोजन का नाभिक, और नाभिक में क्या हुआ, नाभिक के बाहर इसकी कक्षा हो गई, ठीक है। 1 कक्षा बनी है और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरे एक कोई और देखते हैं हम, जैसे मान लेते सोडियम है हमारा, ठीक है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है, और यही इसका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें हम इसी 2, 8, 18 के 32 के रूल पर, ठीक है ना, तो क्या होगा, पहली वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली कक्षा में 2 तोड़ेंगे। 11 में से 2 टूटा, अभी कितना बचा है, 9 बचा है। उसके बाद क्या होता है, 8, 2, 8, 8, 2, 10 हुआ, अभी कितना बचा है, 1 बचा हुआ है।
तीसरी वाली कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 18 होते हैं। और न्यूनतम कितना हो सकता है? 1। तो हमारे पास 1 बचा था ना इसमें, तो हमने तीसरी वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन डाला, ठीक है ना। 2 8 और ये 1, 8 2 10 और ये 11 हुआ। तो सोडियम में कितनी कक्षाएं बनी? 3 कक्षाएं बनी हैं। ये है सोडियम का नाभिक, ठीक है, और इसकी बाहर कक्षाएं हैं 1 2 और ये 3, ठीक है। पहली वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2, ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें। और दूसरी वाली में कितने बने हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये 8 हुआ। और तीसरी वाली कक्षा में कितना बना हुआ है? 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन दिखा दीजिए इसे। तो इस प्रकार से तत्वों का परमाणु तत्वों के इलेक्ट्रॉनों के इलेक्ट्रॉन विन्यास और उनका जो परमाणु संरचना होती है इस तरीके से हम बनाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा किसी तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु भार क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है, ये हमने देखा। और फिर उसके बाद हमने देखा कि किसी भी परमाणु में किसी परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। प्रोटॉन में क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि किसी भी परमाणु के कक्षाओं में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, ठीक है। और इसके लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा 2n², ठीक है, 2n²। तो ये सब सारी चीज़ हमने पढ़ी, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री के कहते हैं रूट क्लास होती है, ठीक है। ये केमिस्ट्री का जड़ होता है, इसको पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छी लगी हुई, और अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर सर आपको अच्छी क्लास दे रहे हैं तो आप लोग का काम ये होता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक शेयर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ताकि आपको जिस तरीके से क्लासें प्रोवाइड की जा रही है, सर मुझे लगता है बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप लोग को। इंग्लिश हो या केमिस्ट्री हो, आपको ऐसे ही डेली टू डेली क्लासें आती रहेंगी। और आप लोग का काम यही है कि आप जितने लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो या जितने लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से हमसे जुड़े हुए हो, सभी का काम यही होता है कि आप अपने दोस्तों तक, जो आपकी क्लास में या फिर आपके जो छोटे भाई बहन हैं, उन तक वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में सर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक